नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 18 फरवरी 2025 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा बोले, विधायक और मंत्री बन गया, अब मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरी चाहत बढ़ जाएगी तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं कहने से पीछे नहीं हटता। मैं दोस्तों, सरकार फोन टैपिंग पर सदन में देगी जवाब, विपक्ष की मांग मानी। जूली बोले, कुछ मंत्री नहीं चाहते थे कि सीएम का जवाब शांति से हो, किरोड़ी लाल ने लगाए थे आरोप। इसी के साथ ही जयपुर में सब्जियां इतनी सस्ती हो गई कि जानवरों को खिलानी पड़ रही है। टमाटर की कीमत 100 रुपए से 15 रुपए किलो पहुंची, 10 गुना तक घटे दाम। मैं दोस्तों, भाजपा को एक साल में 4340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला, 51% खर्च किया। कांग्रेस दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी का चंदा भाजपा से 200 गुना कम। इसी के साथ ही भागवत बोले, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ, ये देश का जिम्मेदार समाज, भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये सदियों से मौजूद था। वहीं दोस्तों, एसआई पेपर लीक केस में हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार बोली, हमने कभी नहीं कहा कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। इसी के साथ ही हिंदी हमारी पहचान, सीएम भजलाल शर्मा बोले, हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से अपनाना होगा। वहीं दोस्तों, झुंझुनू में 4 थानों की पुलिस सुरक्षा में निकली बिंदोरी, भड़के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, बीजेपी राज में दलित होना गुनाह है। वहीं अब से रिटायर हुए कार्मिक भी ले सकेंगे ओपीएस का लाभ, मांगे प्रस्ताव। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। अब 1096 पदों पर होगी आरएएस 2024 भर्ती। आरपीएससी ने 363 पद बढ़ाए, 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है प्री एग्जाम का रिजल्ट। देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने बीते दिन आरएएस भर्ती 2024 में 363 पद बढ़ा दिए हैं। अब 733 की बजाय 1096 पदों पर भर्ती होगी। इसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद हैं। जानकारी के अनुसार आरएएस भर्ती 2024 प्री का रिजल्ट 19 या 20 फरवरी को जारी किया जा सकता है। इसके लिए आयोग प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। मैं दोस्तों, 2 फरवरी को आयोजित आरएएस भर्ती प्री एग्जाम में 3,75,657 कैंडिडेट शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को प्रस्तावित है। किरोड़ी लाल मीणा बोले, विधायक मंत्री बन गया, अब मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरी चाहत बढ़ जाएगी तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं कहने से पीछे नहीं हटता। देखिए, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आदमी की चाहत बहुत होती है। विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं, सांसद बन गया तो मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये चाहत आदमी को परेशान करती है। मेरी ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मैं अशांत हो जाऊंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आज समाज में नैतिक गिरावट आ रही है, रोज अखबार में छपते हैं, मीडिया में आता है, ये अनैतिक आचरण अपनी पराकाष्ठा पर है। हमारा सद आचरण या तो घट गया या खत्म हो गया, मैं कहने से पीछे नहीं हटता। मैंने 10 दिन पहले कुछ कह दिया था तो मुझे नोटिस मिल गया था। सरकार फोन टैपिंग पर सदन में देगी जवाब, विपक्ष की मांग मानी। जूली बोले, कुछ मंत्री नहीं चाहते थे सीएम का जवाब शांति से हो, किरोड़ी लाल ने लगाए थे आरोप। देखिए, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर सरकार सदन में जवाब देगी। फोन टैपिंग मामले पर विधानसभा में बने गतिरोध को खत्म करने के लिए बीते दिन स्पीकर की सर्वदलीय बैठक में सहमति बन गई। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर के सामने शर्त रखी थी कि फोन टैपिंग के आरोपों पर सरकार की तरफ से मंत्री का जवाब आना चाहिए। स्पीकर मंत्री के जवाब का समय तय करे, तभी कांग्रेस बजट भाषण सुनेगी। वहीं सहमति के मुताबिक सरकार की तरफ से 20 फरवरी को शून्यकाल में फोन टैपिंग मुद्दे पर जवाब आएगा। स्पीकर इस पर विधानसभा में अलग से व्यवस्था देंगे। वहीं कांग्रेस ने स्पीकर की तरफ से सदन में घोषणा करके समय तय करने की शर्त पर ही बजट भाषण सुनने पर सहमति दी है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री ही नहीं चाहते थे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का जवाब शांति से हो, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत सदन का माहौल बिगाड़ा। मेरा भाषण भी नहीं हो पाया। कोटा गैस कांड पर सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट देगी। स्पीकर बिरला बोले, फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करे प्रशासन, बच्चियां मेडिकल बोर्ड की निगरानी में। देखिए, कोटा गैस कांड मामले में बीते दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जेके लोन अस्पताल में भर्ती बच्चियों से मुलाकात की। बिरला ने इस दौरान कहा, मामले को लेकर सरकार की ओर से टीमें गठित की गई है, वे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके बाद सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करेगी। बिरला ने कहा, किसी बच्चे की आंखों में तकलीफ हुई है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हुई, ऐसा अलग अलग बच्चों ने जानकारी दी है। जब तक मेडिकल बोर्ड संपूर्ण जाँच करके प्रमाणित नहीं कर देता कि बच्चा स्वस्थ है और इसको घर भेजा जा सकता है, तब तक उनकी मेडिकल जाँच जारी रहेगी। वहीं ऊर्जा मंत्री
गायत्री नागर ने कहा, जानकारी में आया है कि बच्चों में जो लक्षण है वो सब अमोनिया गैस रिसाव के। अब ये जांच का विषय है कि लापरवाही कैसे हुई। वहीं इसके अलावा जे के लोन अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि मैं यहाँ सभी बच्चों से मिला हूँ। डॉक्टरों की टीम बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बच्चे अभी स्वस्थ हैं और मेडिकल बोर्ड से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जा रही है। वहीं प्रशासन से कहा कि सारे विषयों की विस्तृत जांच करे, घटनाक्रम और पहलुओं की जांच करे, परिवार वालों को सहयोग और सहायता मिले। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करें। घटनाक्रम की संपूर्ण जांच रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। सब्जियां इतनी सस्ती कि जानवरों की खिलानी पड़ रही है। टमाटर की कीमत 100 रुपए से 15 रुपए किलो पहुंची, 10 गुना तक घटे दाम। देखिए दोस्तों, जयपुर की मुहाना मंडी में टमाटर, गोभी, मटर जैसी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई है। मंडी में इतनी सब्जी आ रही है कि न तो किसानों को सही दाम मिल पा रहे हैं, न ही व्यापारी इन्हें आसानी से बेच पा रहे हैं। देसी टमाटर थोक में 3 से 6 रुपए किलो मिल रहा है, जो बाजार में 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। हालात ये हो चुके हैं कि इन सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। बता दें कि नवंबर में देसी टमाटर की थोक कीमत 65 रुपए किलो थी, जो बाजार में 80 से 100 रुपए तक बिक रहा था। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना के अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि 14 दिसंबर से मलमास शुरू होने के बाद से मंडी में भारी मात्रा में सब्जियां पहुंच रही है। मांग के मुकाबले ज्यादा सप्लाई होने से कीमतें लगातार गिर रही है। हमें उम्मीद थी कि मलमास के बाद सावे शुरू होंगे, इसके बाद सब्जियों के दाम में तेजी आएगी। ऐसा हुआ नहीं। इसके विपरीत बाजार में सब्जियों की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हो गई। इससे उम्मीद के अनुरूप भाव नहीं मिल पा रहा है। मंडी में सब्जियां इतनी आ गई कि इन्हें फेंकना पड़ रहा है। दोस्तों, एक सीधा सा रूल है, वो तो आप लोग भी जानते होंगे कि जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो चीजों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो जाए तो चीजों की कीमत कम हो जाती है। भाजपा को एक साल में 4340.47 करोड़ का चंदा मिला, 51% खर्च किया। कांग्रेस दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी का चंदा भाजपा से 200 गुना कम। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर बीते दिन रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा यानी कि 4340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले। एडीआर ने रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है। भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी कि 2211.69 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69% यानी कि 1025.25 करोड़ रुपया खर्च किया। वहीं आम आदमी पार्टी को चंदे में 22.68 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा यानी कि 34.09 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74.57% हिस्सा अकेली भाजपा को मिला है। बाकी 5 दलों को 25.43% चंदा मिला है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा सीपीआईएम को 1063.636 करोड़ रुपए का चंदा मिला। बीएसपी को 64 करोड़ के आसपास चंदा मिला। मोहन भागवत बोले, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ। ये देश का जिम्मेदार समाज, भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये सदियों से मौजूद था। देखिए दोस्तों, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कोलकाता के बर्दवान में स्वयं सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया। भागवत ने कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। हिंदू समाज को एकजुट क्यों करना है? क्योंकि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। उन्होंने कहा कि आज कोई खास दिन नहीं है, फिर भी कार्यकर्ता इतनी गर्मी में सुबह से बैठे क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? अगर इस सवाल के एक वाक्य में जवाब देना है तो संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे सामने कब नहीं थे। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, हमें एकजुट होना होगा। एसआई पेपर लीक केस में हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार बोली, हमने कभी नहीं कहा कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। देखिए, राजस्थान में 2021 में निकली एसआई भर्ती को रद्द करने की लंबे समय से मांग हो रही है। इस भर्ती में बड़े लेवल पर धांधली हुई थी। धांधली के साथ साथ एसआई भर्ती 2021 का पेपर भी लीक हुआ। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पर सुनवाई चल रही है। बीते दिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस ने सरकार से कई तीखे सवाल किए, साथ ही एक बार फिर से फील्ड ट्रेनिंग देने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इन्हें फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से पूरा सिस्टम दूषित होता है? दोस्तों, बीते दिन हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 पर सुनवाई के समय सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए। इस पर जस्टिस समीर जैन ने कहा, सरकार को तय समय में फैसला करना चाहिए, तब तक हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपकी एसआईटी महाधिवक्ता की राय एक तरफ है और आप कोर्ट में दूसरे दिशा की बात करते हैं, इसका आधार क्या है? ये सभी डिस्कशन मौखिक रूप से कैसे हुए? अगर कोई मीटिंग होती है तो उसकी मिनट ऑफ मीटिंग्स नोट की जाती है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा जस्टिस
एसएस मीर जैन ने कहा कि मैंने इस सरकार में कई मामलों की सुनवाई की है। मुझे लगता है कि यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार रिकॉर्ड कैसे रख रही है इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश ही नहीं है। वहीं इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि हम इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई या किसी और एजेंसी को जांच के लिए भेज दें। आप दिखाइए कि ये सामान्य प्रक्रिया थी। इस पर विज्ञान शाह ने बताया कि 43 हफ्ते के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से फील्ड ट्रेनिंग देने पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इन्हें फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से पूरा सिस्टम ही दूषित होता है। आप जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो गवर्नेंस पर भी सवाल उठाता है। हिंदी हमारी पहचान, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से अपनाना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और पहचान से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ये संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और परंपराओं का प्रतिबिंब भी है। इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से लगभग 3000 अधिकारी शामिल हुए। सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित भी किया। झुंझुनू में 4 थानों की पुलिस सुरक्षा में निकली बिंदोरी, भड़के नेता प्रतिपक्ष। टीकाराम जूली बोले, बीजेपी राज में दलित होना गुनाह है। देखिए दोस्तों, झुंझुनू जिले के मेहाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदासपुरा गांव में एक दलित दूल्हे की बिंदोरी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकाली गई। इस घटना को लेकर प्रदेश भर के दलित समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा राज में दलित होना गुनाह है। राजस्थान में दलितों पर अन्याय चरम पर है। खेतड़ी में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकालने के लिए 60 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा लेनी पड़ी। परिवार को धमकियां मिली, प्रशासन की शरण तक लेनी पड़ गई। आखिर क्यों बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है? उन्होंने कहा कि दलितों को मंदिर में जाने से रोका जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, अगर चढ़ जाते हैं तो हमले होते हैं, घर जलाए जाते हैं और सरकार चुप है। आखिर क्यों? संविधान ने हमें समानता का हक दिया है लेकिन बीजेपी राज में दलितों को जीने का भी हक नहीं है। राजस्थान सरकार ने नहीं बढ़ाई वार्डों की संख्या, सिर्फ नक्शे में ही होगा बदलाव, आखिर क्यों? देखिए दोस्तों, राजस्थान के नगर परिषद बांसवाड़ा क्षेत्र में आगामी चुनाव 60 वार्डों में होंगे। वार्डों की संख्या राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाई है लेकिन परिसीमन होगा। इसके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। ये काम अभी रविवार से ही शुरू कर भी दिया गया। राजनीतिक जानकार परिसीमन को सत्ताधारी दल की राजनीतिक कवायद बता रहे हैं। वार्डों के गठन में अभी भी वर्ष 2011 की जनगणना ही आधार रहेगी। अभी केवल परिसीमन के आदेश सरकार ने दिए हैं। पूर्व में भी कई चुनाव उसी जनसंख्या के आधार पर हो चुके हैं, इसलिए तकनीकी तौर पर फिर से परिसीमन आवश्यक नहीं था, लेकिन सियासी नफे नुकसान के मद्देनजर परिसीमन होता रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जानकार बताते हैं कि गत नगर परिषद चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कई वार्ड को तोड़ा और उनके कोर वोटर्स को एक से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जातिगत आधार पर वोटरों को साधने के लिए वार्डों का परिसीमन किया गया। मसलन सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि वो दोनों वार्ड हार सकती है तो दोनों ही वार्डों का परिसीमन इस प्रकार किया जाता है जिससे उनके कोर वोटर्स के एक वार्ड में बहुमत में आने पर जीत सुनिश्चित हो जाए। कहीं अपने पक्ष में करने तो कई बार विपक्षी पार्टी की मजबूती को कमजोरी में बदलने के लिए वार्ड बदल दिया जाता है। सेवानिवृत्त कार्मिक भी ले सकेंगे ओपीएस का लाभ, मांगे प्रस्ताव। देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्ति हुए तथा 1 अप्रैल 2022 से पहले सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए कार्मिकों को सब कुछ ठीक रहा तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों के प्रभारी अधिकारियों से मार्गदर्शन के साथ ही प्रस्ताव मांगे। इसके तहत 1 जनवरी 2004 में न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू होने के बाद सेवा में आए और ओपीएस बहाल होने से पहले सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए वे अपनी सहमति देते हुए पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए से आहरित की संपूर्ण राशि जमा करवानी होगी। मैं दोस्तों लगे हाथ में आपको एनपीएस और ओपीएस के बारे में बता देता हूं। पहले बात करते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। वहीं अगर ओपीएस की बात की जाए तो ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन उम्र भर सरकार के राजकोष से दी जाती है। इसके अलावा एनपीएस में रिटायर होने के समय ग्रेचुइटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है, लेकिन ओपीएस में कर्मचारी को रिटायर होने के बाद भी 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी मिलती है। मैं दोस्तों नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। रिटायर होने के बाद तय पेंशन की गारंटी नहीं होती, लेकिन ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को भी पेंशन दी जाती है। मैं दोस्तों एनपीएस शेयर बाजार पर
आधारित है, इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। लेकिन ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू किया जाता है। वहीं एनपीएस में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, ओपीएस में पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा एनपीएस में रिटायर होने पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन ओपीएस में कर्मचारी के रिटायर होने पर जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का आयकर यानी टैक्स नहीं देना होता। वहीं ओपीएस में पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एनपीएस और ओपीएस में किन चीजों का फर्क है, इसलिए क्यों सभी लोग ओपीएस को ज्यादा पसंद करें ना कि एनपीएस को। राजस्थान में बजट 2024-25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों पर सीएम भजनलाल शर्मा गंभीर, 3 दिनों में मांगी रिपोर्ट। देखिए, जयपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टर से सीएम भजनलाल शर्मा ने आगामी 3 दिन में बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि बजट संबंधी घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण करते हुए आवश्यक स्वीकृतियां फरवरी महीने के अंत तक जारी कर दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों और बजट घोषणाओं की समीक्षा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिला कलेक्टर कंटिंजेंसी प्लान की तैयारी रखें। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर सुनवाई टली, 3 जजों की बेंच में होनी थी। सीजेआई बोले आज 2 जज मौजूद, बाद में देखेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन को पूजा स्थल कानून से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी गई। दरअसल इस केस की सुनवाई 3 जजों की बेंच में होनी थी। वहीं सीजेआई खन्ना ने कहा कि आज सिर्फ 2 जजों की बेंच बैठी है, ये मामला किसी और दिन देखेंगे। सीजेआई ने इस मामले पर दाखिल इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर कहा कि आज हम ऐसी कोई भी याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, इनकी भी एक सीमा होती है। वहीं इसके अलावा बीते दिन सुप्रीम कोर्ट को AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करनी थी। उनकी याचिका को पहले से पेंडिंग 6 याचिकाओं के साथ जोड़ा गया। ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। जैसलमेर में नहरी विभाग की पाइपलाइन फटी, 50 से ज्यादा घरों में भरा 5 फीट तक का पानी, लोग बोले अब डहने का खतरा। देखिए दोस्तों, जैसलमेर के रामदेवरा में पोकरण से फलसूंड से सिवाना पेयजल योजना की नहरी विभाग की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। वहीं रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह ने बताया कि पाइपलाइन में करीब 2 महीने से लीकेज थी। इसके बारे में हमने पोकरण SDM के साथ अन्य अधिकारियों को जानकारी दी थी। बीते दिन दोपहर अचानक मुख्य पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटते ही तेजी से पानी निकलने लगा, जिसके बाद पानी निचले इलाके में स्थित नई बस्ती में चला गया। बस्ती में करीब 250 घर हैं, जिनमें से 50 घरों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि लोगों को अपना सामान हटाने तक का मौका नहीं मिला। लोगों का घरेलू और अन्य सामान पानी में डूब गया। बच्चे और बड़े तुरंत छतों पर चले गए। कई घरों के सामने खड़ी बाइक और कार भी पानी में डूब गई। पानी के कटाव से एक बिजली का पोल तिरछा हो गया, जिसके बाद बिजली विभाग में फोन करके सप्लाई बंद करवाई गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कहा कि पेयजल विभाग की लापरवाही से हमारे घरों के डहने का खतरा पैदा हो गया है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी, जाने कहां और कैसे चेक करे रिजल्ट। देखिए, राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी सीईटी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड ने राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का रिजल्ट 17 फरवरी को जारी कर दिया। इस परीक्षा में जहां 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है, अब दूसरे चरण की परीक्षा में ये सफल अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। बोर्ड ने रिजल्ट में 9,17,000 उम्मीदवारों को क्वालिफाई घोषित किया। सीईटी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। वहीं इसके अलावा उम्मीदवार अपना रिजल्ट राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पर क्लिक करना होगा और उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण देना होगा, जिसमें रोल नंबर और जन्म तारीख का उपयोग आपको करना होगा। बढ़ रहा है मरुस्थल का तापमान, खेजड़ी बचाने के लिए राजस्थान के बाड़मेर में बंद, पेड़ काटने पर जुर्माना बढ़ाने की मांग। देखिए, बीकानेर के कुलायत इलाके के खेजड़ला की रोड़ी गांव में पिछले 218 दिनों से पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का धरना जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में सीमावर्ती बाड़मेर में बीते दिन प्रकृति बचाओ आंदोलन समिति ने बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान व्यापारियों ने अपनी मर्जी से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी मात्रा में जवानों और RAC की टुकड़ियों को तैनात किया था। सुबह से दोपहर 1 बजे तक बाड़मेर के अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान वन्य और पर्यावरण प्रेमियों ने
अम्बेडकर सर्किल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि वर्तमान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर सहित राजस्थान के कई इलाकों में सोलर कंपनियां बड़े पैमाने पर प्लांट लगा रही है। इन प्लांटों की स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में राजस्थान के कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके दूरगामी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल मरुस्थलीय इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था और इस साल भी ये पहले ही 35 डिग्री को पार कर चुका है। उनका मानना है कि विकास के नाम पर हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। राजस्थान में शुरू हुई मोबाइल कनेक्टिविटी की थर्ड पार्टी ऑडिट, तमाम समस्याओं का अब खुलेगा राज। देखिए, मोबाइल उपभोक्ता कॉल ड्रॉप, कनेक्टिविटी, डेटा स्पीड, कवरेज एरिया की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। इसकी हकीकत पता लगाने के लिए अब थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू कर दी गई है। इसमें कॉल ड्रॉप, कवरेज एरिया, डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड के साथ क्वालिटी सर्विस के हर पहलू की जांच की जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के चुनिंदा शहरों में काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस ड्राइव टेस्ट में न तो मोबाइल ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि को साथ रखा गया और न ही उनके टेस्टिंग उपकरण काम में लिए जा रहे हैं। इससे काम में पारदर्शिता रहेगी। वर्ष 2018 से ऑपरेटरों के साथ टेस्टिंग होती रही है और कई बार टेस्ट रिपोर्ट पर भी सवाल उठते हैं। चारों राज्यों की मॉनिटरिंग का जिम्मा ट्राई के जयपुर में बैठे अफसरों के पास ही रहेगा।